हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 51। अभिमन्यु ने मासा की बात सुनकर कहा, आपने उनके पापा को मना नहीं किया, लेकिन आप उनके एग्जाम के लिए उनकी तरफ से बोल भी नहीं रही हैं। मासा, अगर आप बोल देंगी तो उनके माँ बाप उन्हें जरूर भेज देंगे, इसलिए एक बार आप उनसे बात कर लें तो। इतना बोलते बोलते अभिमन्यु चुप हो गया, किंतु वहां पास में खड़ी उसकी माँ उसका मुंह देख रही थी। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि मासा ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, और आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी बात मानकर उनके माँ बाप से इप्शिता के एग्जाम देने की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है। और बेहतर होगा कि आप भी इस बारे में इतना ज्यादा न सोचें, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दें और इन 10 दिनों में अपने प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करके वापस आएं, फिर शादी की तैयारी करवाएं, वही सबसे बेहतर होगा। मासा इतना बोलकर वहां से जाने लगी। तब अभिमन्यु ने कहा, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप मासा? उन्होंने मेरे इतना समझाने के बावजूद भी एक बार भी इप्शिता के माँ बाप से बात करने के लिए हामी नहीं भरी। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम मासा को समझ सकते हैं, लेकिन मासा तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब क्या करें हम? हमने तो इप्शिता से बोल दिया कि हम उन्हें उनके एग्जाम दिलाने ले जाएंगे, और अब अगर हम अपनी कोई बात पूरी नहीं कर पाए तो वो क्या समझेगी हमें कि हम सिर्फ यूं ही कुंवर सा कहे जाते हैं। हमारे हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है और हम सिर्फ अपनी मासा के कहने पर चलते हैं। नहीं, हम ऐसा करके नहीं होने देंगे। हम उनके एग्जाम दिलाएंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अभिमन्यु ने अपनी माँ को वहां से जाते देख उन्हें आवाज लगाकर रोका और थोड़ी तेज आवाज में बोला, मासा, आप ऐसे बीच में बिना बात पूरी किए कैसे जा सकती हैं? मासा वहां से जा रही थीं। उस जगह को छोड़कर जाने से पहले उन्होंने अभिमन्यु की आवाज सुनी और आखिरी बात सुनी तो वो हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगीं, क्योंकि अभिमन्यु के बोलने का तरीका अलग था और उसकी आवाज भी पहले से थोड़ी तेज हो गई थी। ज्यादातर अभिमन्यु मासा से ऐसे तेज आवाज में बात नहीं करता था, लेकिन अभी जब अभिमन्यु ने मासा को रोकने के लिए इस लहजे में उनसे बात की तो मासा उनकी तरफ देखने लगी और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाईं। अभिमन्यु मासा के पास आकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, मासा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हमारी और इप्शिता की शादी की वजह से उनका एग्जाम अधूरा रह जाएगा तो हम शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि आप ये सब कुछ हमारी शादी और राजगद्दी के लिए कर रही हैं और हम आपकी चिंता भी समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो ये कुछ ज्यादा सेल्फिश नहीं हो जाएगा? और इस वक्त आपकी बातें सुनकर हमें ऐसा ही लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। मासा ने अभिमन्यु की बात पूरी नहीं होने दी और बीच में ही रोकते हुए कहा, अपने बारे में नहीं, राजवंश, राज परिवार के बारे में सोच रही हूँ। आपने ऐसे कैसे कह दिया अभिमन्यु कि हम ये सब कुछ अपने बारे में सोचकर कह रही हैं? मासा इतना बोलकर काफी ज्यादा सीरियस हो गई थीं। अभिमन्यु ने उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अभी भी उनसे नाराज था और उसने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, जो भी हो मासा, लेकिन हम अपने आगे उनके बारे में तो नहीं सोच रहे ना, और हम ऐसा नहीं होने देना चाहते। इसलिए अगर राजकुमारी इप्शिता एग्जाम देने नहीं जाएंगी तो फिर हम उनसे शादी ही नहीं करेंगे और ना ही हम अपना राज्याभिषेक करवाएंगे। मासा ने जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनी, वो तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, अभिमन्यु, आप होश में तो है ना? आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? अभिमन्यु ने धीरे से अपनी नजर उठाकर मासा की तरफ देखते हुए कहा, मासा, हम जानते हैं हमने बहुत बड़ी बात बोली है, लेकिन हम अपनी बात को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं और अगर हमने ये कह दिया है तो हम किसी भी हाल में ये शादी नहीं करेंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु गुस्से में वहां से सीधे अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अभिमन्यु को इस तरह जाते देखकर मासा ने उन्हें रोकते हुए कहा, अभिमन्यु, हमारी बात सुनिए। लेकिन अभिमन्यु गुस्से में था और उसने मासा की बात नहीं सुनी। मासा तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, अभिमन्यु, क्या आपने सुना नहीं? हम आपको बुला रही हैं, वापस आइए और हमसे बात करिए। अभिमन्यु सीधे अपने कमरे में चला गया।
मासा अभिमन्यु को इस तरह नाराज होकर जाते देख रही थीं और वो अभिमन्यु की बात सुनकर अपना सिर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गईं। उनके कानों में अभिमन्यु की बात गूंज रही थी। जिस तरह से अभिमन्यु ने शादी करने से मना कर दिया, ये बात उनके दिमाग में बैठ गई। मासा काफी ज्यादा परेशान हो गईं। उन्होंने अपना सर पकड़ते हुए कहा, हे भगवान, अभिमन्यु ने अगर जिद कर ली तो फिर उसे कोई भी मना नहीं सकता। बचपन से ही अभिमन्यु पहले तो जल्दी किसी चीज की जिद नहीं करता और अगर उसने जिद कर ली तो उसे पूरा करके ही मानता है। वहीं कुछ दूर पर खड़ी अभिमन्यु की चाची, जिन्होंने उन दोनों के बीच हो रही इस सारी बात को छिपकर सुना था, जैसे ही अभिमन्यु ने शादी न करने और राज्याभिषेक न करवाने की बात कही, उसे सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बड़ी ही अच्छी खुशखबरी मिली है। हम भाभी सा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अभिमन्यु को भी। अभिमन्यु जिद्दी है तो वहीं भाभी सा भी इतनी जल्दी किसी के आगे झुकती नहीं है, तो वो अभिमन्यु की बात कहाँ तक मानेगी। एक तरह से देखा जाए तो हमारा तो फायदा ही है ना। अभिमन्यु की शादी नहीं होगी और ना उसका राज्याभिषेक। ये खुशखबरी तो मुझे नरेंद्र को देनी चाहिए। अभिमन्यु की चाची जल्दी से अपने कमरे की तरफ गईं और उन्होंने देखा कि उनके पति अभी अभी ऑफिस से लौटकर आए थे और वो कपड़े बदलकर सोफे पर बैठे ही थे कि उनकी बीवी दौड़ते हुए कमरे के अंदर आई। उन्हें इस तरह से भागते हुए देखकर नरेंद्र ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है पल्लवी, इस तरह से भागती हुए क्यों आ रही हो? संभाल कर, कहीं लड़खड़ा न जाना। अभिमन्यु की चाची ने खुश होते हुए कहा, अरे भला हम क्यों लड़खड़ा जाएंगी, अब तो हमारे अच्छे दिन लगता है शुरू होने वाले हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। पल्लवी को इतना ज्यादा खुश होते देखकर नरेंद्र ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, क्या सुन ली भगवान ने? इतनी ज्यादा खुश क्यों लग रही हैं आप? अभिमन्यु की चाची ने अपने पति का हाथ पकड़ते हुए कहा, अभी हम नीचे गए थे तो हमने हाल में अभिमन्यु और भाभी सा को बात करते हुए सुना। आपको पता है, अभिमन्यु किसी बात को लेकर भाभी सा से पहली बार बहस कर रहे थे और भाभी सा ने उन्हें साफ साफ जब उनकी बात मानने से मना कर दिया तो आपको पता है हमारे प्यारे कुंवर सा ने क्या कहा? पल्लवी को इतना ज्यादा खुश होते देखकर नरेंद्र थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई दोनों माँ बेटे के बीच में जिसे सुनकर वो इतनी ज्यादा खुश हो गई है। उसने उसी तरह कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम पहेलियां बुझाना बंद करो और बताओ क्या सुनकर आई हो तुम, जिसे सुनकर इतनी ज्यादा खुश हो गई हो, और हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा कि अभिमन्यु ने भाभी सा की बात नहीं सुनी और उनसे बहस की। पल्लवी ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, तभी तो मैं भी इतनी ज्यादा खुश हो रही हूँ। अभिमन्यु ने साफ साफ शादी करने से इनकार कर दिया और साथ ही में उसने ये भी बोल दिया कि वो अपना राज्याभिषेक भी नहीं करवाएगा। नरेंद्र ने जैसी ही ये बात सुनी, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उसने कहा, क्या बात कर रही हैं आप? सच में? अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। हम यही तो चाहते हैं कि अभिमन्यु की शादी ना हो पाए, ताकि हमें अपने मकसद में कामयाब होने में थोड़ा और समय मिल जाए। और अगर ऐसा हो गया, सच में इससे बड़ी खुशखबरी की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। पल्लवी, तुमने ध्यान से सुना ना, अभिमन्यु ने सच में शादी के लिए मना किया? पल्लवी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने पूरी बात सुनी है। अभिमन्यु ने शादी के लिए मना कर दिया है। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अभिमन्यु ने गुस्से में अपनी माँ से इस शादी के लिए मना कर दिया था। ये बात पता चलने पर उसके चाचा चाची, पल्लवी और नरेंद्र दोनों ही बहुत खुश हुए। तभी उनकी दोनों बेटियां उनके कमरे में आ गईं। नरेंद्र ने बिना ध्यान दिए आगे कहा, अब अगर अभिमन्यु ने शादी के लिए मना कर ही दिया है तो हमें भी अपनी योजना बनानी चाहिए। जितनी जल्दी हम अपनी योजना को अंजाम देंगे, उतनी ही जल्दी हमें सत्ता। नरेंद्र अपनी बात पूरी नहीं कर पाया कि उसकी बड़ी बेटी कियारा बीच में बोल पड़ी, माँ सा, बाबा सा, आप लोग क्या कह रहे हैं? भाई सा ने शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन क्यों? कियारा की आवाज सुनकर पल्लवी ने दरवाजे की ओर देखा। वहां अपनी दोनों बेटियों को देखकर पल्लवी और नरेंद्र कियारा और अपनी छोटी बेटी अदिति की ओर हैरानी से देखने लगे। वे दोनों एकदम अचानक वहां आ गई थीं। उनकी छोटी बेटी अदिति ने उदासी से कहा,
अगर भाई सा शादी के लिए मना कर रहे हैं तो इसका मतलब अब हम नया डिज़ाइनर लहंगा नहीं खरीद पाएंगे और वो सारी डायमंड ज्वेलरी जो हमने सेलेक्ट करके रखी हुई थी। ताईसा ने बोला था कि शादी पर वो खुद हमें शॉपिंग करवाएंगी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि शादी ही नहीं हो रही। अदिति की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन कियारा ने उसे डांटते हुए कहा, चुप करो अदिति, शादी नहीं हो रही है ये पहले ही इतनी बड़ी बात है और तुम्हें अभी भी कपड़ों और गहनों की फिक्र है। कियारा के डांटने पर अदिति मासूमियत से अपनी माँ की ओर देखने लगी। अपनी बेटियों की बात सुनकर नरेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, खुश हो जाओ तुम दोनों, क्योंकि अब अगर अभिमन्यु शादी नहीं करेंगे तो उनका राज्य अभिषेक भी नहीं होगा और फिर हम बनेंगे राजवंश के अगले राजा और तुम दोनों राजकुमारियां। कियारा ने ये बात सुनते ही उनके पास आकर कहा, भाई सा ने शादी करने से मना किया तो आप लोगों को उन्हें समझना चाहिए और आप लोग यहाँ अपनी अलग ही योजना बना रहे हैं। हमें नहीं लगता ऐसा करना सही होगा। ये बात सुनकर पल्लवी ने उसे डांटते हुए कहा, कियारा, तुम्हें पता भी है कि हम लोग कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे और आज जब वो दिन आया है तो तुम हमें ऐसा करने से रोक रही हो। कियारा ने कहा, माँ सा, क्योंकि ये गलत है, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। आप लोग इस बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? अगर इस तरह से प्लानिंग करके आप लोगों ने भाई सा की जगह ले भी ली तो क्या हम सभी एक परिवार की तरह खुश रह पाएंगे? नरेंद्र ने कियारा की बात सुनकर उसे डांटते हुए कहा, कियारा, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि इन सब मामलों में दखल देती रहो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इन सारी चीजों से दूर रहो और अपने भाई सा की तरफदारी थोड़ी कम करो। नरेंद्र ने ये बात बड़े गुस्से से कही और कियारा को आंख दिखाई। पल्लवी ने नरेंद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा, रहने दीजिए, हम कियारा को समझा देंगे। कियारा, अदिति, तुम दोनों अभी अपने कमरे में जाओ और आइंदा बड़ों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कियारा अपनी माँ और बाबा सा की बात सुनकर वहीं रुकी। वो उन्हें कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी अदिति ने कियारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए दी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अदिति ने कियारा का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने माता पिता के कमरे से बाहर ले आई। अदिति वहाँ कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। उसे बस शादी के फंक्शन से मतलब था जो अब नहीं हो रहे थे। वो पहले ही बहुत मायूस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बड़ी बहन को डांट खाने के लिए वहाँ नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसे अपने साथ ले आई। अपने माता पिता के कमरे से बाहर आते ही कियारा ने गुस्से में अपना हाथ अदिति के हाथ से छुड़ाया और बोली, हाथ छोड़ो अदिति, और तुम क्यों मुझे वहाँ से लेकर बाहर आ गई? तुम्हें भी पता है वे लोग गलत कर रहे हैं। अदिति ने जवाब दिया, नहीं, हमें सही गलत कुछ भी नहीं पता है और ना ही हम पता करना चाहते हैं। इसके अलावा वे हमारे माता पिता हैं, हमसे बड़े हैं, तो हम उन्हें कुछ नहीं बोल सकते और ना ही तुम। इसलिए जैसा कि माँ ने कहा, इन सब चीजों से दूर रहो तुम भी, क्योंकि हम तो पहले ही इन सब चीजों में नहीं पड़ते। अदिति की बातें सुनकर कियारा ने गुस्से में उसकी ओर देखा और फिर अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। उसके जाते ही अदिति का मोबाइल फोन बज गया और अदिति ने तुरंत फोन कॉल रिसीव कर ली और बात करते हुए वो भी वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर माँ सा अपने कमरे में बैठी थीं। वो अभिमन्यु की बात से बहुत परेशान हो गई थीं। अभिमन्यु ने शादी के लिए मना कर दिया था, ये बात उनके दिमाग में बार बार आ रही थी। उन्होंने बहुत परेशान होते हुए खुद से कहा, अभिमन्यु कभी भी हमारी बात नहीं टालते, लेकिन अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात की है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। वो इतना सोच ही रही थीं और उन्होंने अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहा, वजह? वजह और क्या ही वजह हो सकती है? इप्शिता के बारे में वो इतना सोच रहे हैं तो सबसे बड़ी वजह इप्शिता ही हुई। अच्छी बात है उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी के बारे में इतना सोचा, लेकिन उस लड़की के लिए वो अपनी मासा के खिलाफ खड़े हो जाएं, ये भी तो सही नहीं है। वो भी उस लड़की के लिए जिसे हमने खुद चुना है। अभिमन्यु तो उससे पहले जानते भी नहीं थे, तो फिर क्या हुआ अचानक से ऐसा उनके बीच? अभिमन्यु की माँ सारी रात इसी बारे में सोचती रहीं। उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि अभिमन्यु ने शादी और राज्य अभिषेक दोनों के लिए मना कर दिया था। वो ये बात अच्छी तरह से जानती थीं कि अगर शादी नहीं होगी तो राज्य अभिषेक तो हो ही नहीं सकता। इसी बात को सोचकर उनकी टेंशन और भी बढ़ गई थी। माँ सा ने रात भर इन सारी चीजों के बारे में सोचा। वो अभिमन्यु के स्वभाव को भी अच्छी तरह से जानती थीं कि वो कितना जिद्दी है। अगर उसे अपनी कोई बात मनवानी होती है तो वो हमेशा ऐसा ही करता था। रानी सा ने अपने आप से कहा,
अगर अभिमन्यु इस बात को लेकर इतनी जिद कर रहे हैं तो वो जरूर अपनी जिद पूरी करके ही रहेंगे, और अगर उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया तो हमने जो कुछ भी सोचा है वो सब बर्बाद हो जाएगा, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। इसलिए हमें कल सुबह ही अभिमन्यु से इस बारे में बात करनी होगी। इतना बोलकर माँ सा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गईं। लेकिन इस बारे में सोचते हुए उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह जैसे ही उनकी आंख खुली, वो फ्रेश होकर सबसे पहले अभिमन्यु से बात करने के लिए गईं। उन्होंने अभिमन्यु के कमरे की ओर जाते हुए कहा, हमें जल्दी अभिमन्यु से बात करनी होगी, क्योंकि अगर अभिमन्यु ऑफिस चले गए तो फिर हम उनसे बात नहीं कर पाएंगी। इतना बोलते हुए माँ सा सीधे अभिमन्यु के कमरे के बाहर पहुंची और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अभिमन्यु ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनी, वो तुरंत दरवाजा खोलने के लिए आ गया। उसने जैसे ही दरवाजे पर माँ सा को खड़ा देखा, उसे कल रात की सारी बातें याद आ गईं और उसने माँ सा से नजरें चुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माँ सा। माँ सा उसे ऐसा व्यवहार करते देखकर बोली, क्या हम अंदर आ जाएं? हमें आपसे कुछ बात करनी है। अभिमन्यु ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया और माँ सा अभिमन्यु के कमरे के अंदर जाकर सोफे पर बैठ गईं। अभिमन्यु उनके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, बताइए माँ सा, क्या बात है? अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात पूछी तो माँ सा ने थोड़ी हैरानी से कहा, अभिमन्यु, आप जानते हैं ना हम यहाँ आपसे किस बारे में बात करने आए हैं? अभिमन्यु ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जानते हैं, और आपने तो कल रात में ही अपना फैसला सुना दिया था और हमें भी जो कुछ बोलना था हमने बोल दिया, तो फिर अब आप बात करने के लिए क्यों आई हैं? माँ सा ने अभिमन्यु के चेहरे पर वही नाराजगी देखी जो कल रात उन्हें नजर आई थी। पूरी रात में अभिमन्यु की नाराजगी जरा भी कम नहीं हुई थी, और ये बात नोटिस करते हुए उन्होंने कहा, हम जानते हैं अभिमन्यु, आप जो कुछ भी सोचते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता, और हमने कल रात में शायद आपकी बात ठीक से नहीं सुनी और हमने यूं ही अपना फैसला सुना दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभिमन्यु ने जैसे ही मासा के मुंह से ये बात सुनी, वो बिल्कुल ही चौंक गया और हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। तभी मासा अभिमन्यु के बगल में आकर बैठते हुए बोली, अभिमन्यु बेटा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप ये बात जानते हैं ना, और हम आपको इस तरह से उदास भी नहीं देख सकते। अभिमन्यु मासा के चेहरे की ओर देख रहा था और उसे समझ में आ रहा था कि कल जिस तरह से उसने मासा से बात की थी, वो बात कहीं ना कहीं मासा के दिल में लगी थी, जिस वजह से वो आज सुबह सुबह ही उससे बात करने के लिए आ गई थी। उसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला था। तभी मासा ने कहा, आप यही चाहते हैं ना कि आप इप्शिता को अपने साथ मुंबई लेकर जाएं? तो ठीक है, हमारी तरफ से आपको पूरी इजाजत है, आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। अभिमन्यु ने जैसे ही मासा के मुंह से ये बात सुनी, वो बहुत खुश हो गया और उसने जल्दी से मासा को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मासा। आप नहीं जानती आपने हमारी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। अभिमन्यु के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मासा काफी हैरान हो गई, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था। जो अभी तक मुरझाया हुआ था वो अब पूरी तरह से खिल गया था। ये देखकर मासा थोड़ी सी हैरत में पड़ गईं और उन्होंने अभिमन्यु के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आपको खुश देखकर ही तो हम खुश रहते हैं, तो भला सोचिए आपको उदास देखकर हम कैसे खुश रह सकते थे। अभिमन्यु मासा की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और उसने मासा की ओर देखा, लेकिन अचानक से उसका चेहरा नीचे झुक गया और वो फिर से पहले की तरह ही मायूस नजर आने लगा, जैसे कि उसे कुछ और याद आ गया था। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अभिमन्यु की माँ ने उसे इप्शिता को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी। अभिमन्यु बहुत खुश हुआ, पर तुरंत उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर फिर मायूसी छा गई। वो अपनी माँ से ये बात छिपा नहीं सका। माँ ने ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज होना शुरू कर दिया। उसे इस तरह उदास देखकर माँ ने अभिमन्यु की ठुड्डी पर हाथ रखा, उसका चेहरा ऊपर उठाया और कहा, क्या बात है बेटा, अभी तो इतने खुश थे, फिर अचानक इतने उदास क्यों हो गए? अभिमन्यु ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, मासा, हमने कल रात आपसे ऊंची आवाज में बात की थी। हमें अंदाजा नहीं था कि गुस्से में ऐसा व्यवहार कर देंगे। बाद में बहुत बुरा लगा और अभी भी पछतावा हो रहा है। आप तो सिर्फ हमारी खुशियों के बारे में सोचती हैं और हम आपसे गुस्सा हो गए थे। प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा मासा।
अभिमन्यु की बात सुनकर माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम समझते हैं, आप अच्छे बच्चे हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप कभी गलत फैसला नहीं ले सकते। अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मासा, हम पर इतना भरोसा करने के लिए। हम आपका ये भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। ये वादा सुनकर माँ ने उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया और उसके गाल को छूते हुए कहा, हमें पता है अभिमन्यु। माँ से बात करने के बाद अभिमन्यु सीधे ऑफिस चला गया। ऑफिस की सारी मीटिंग्स खत्म होने पर उसने खुद से कहा, हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। माँ की अनुमति मिल गई है, इसलिए अब इप्शिता के माँ बाप से बात करनी होगी। वो इप्शिता के बारे में ही सोच रहा था कि आज ऑफिस से निकलते ही उनके माँ बाप से बात करेगा। पूरा काम खत्म करके शाम को जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो उसने ड्राइवर से सूर्यवंशी हवेली चलने को कहा। कुछ देर में वो वहां पहुंचा। इप्शिता के माँ बाप अभिमन्यु को देखकर हैरान हो गए। इप्शिता काफी देर से अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। वो मायूस सी अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसे लगा जैसे उसकी माँ किसी से बात कर रही है और कहीं से अभिमन्यु की आवाज भी सुनाई दी। इप्शिता ने मन ही मन कहा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि अभिमन्यु यहीं है? उनकी आवाज क्यों आ रही है? क्या मेरे कान बज रहे हैं या पिछले कुछ दिनों में हम उनके बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं, इसलिए अब उनकी आवाज सुनाई दे रही है? उसने खुद को समझाने की कोशिश की पर मन नहीं माना। इतना सोचकर वो कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए क्योंकि उसने हॉल में सोफे पर बैठे अभिमन्यु को देखा जो उसके माँ बाप से बात कर रहा था। इप्शिता ने हैरानी से कहा, मिस्टर अभिमन्यु, सच में आप यहाँ हैं? हम कोई सपना तो नहीं देख रहे ना? आंखें मलते हुए उसने फिर देखा, अभिमन्यु वहीं बैठा था और सीरियस होकर उनसे कुछ कह रहा था। अभिमन्यु के वहां होने पर यकीन करते हुए इप्शिता बोली, हाँ, ये कोई सपना नहीं है, लेकिन मिस्टर अभिमन्यु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे माँ बाप से क्या बात कर रहे हैं? मुझे नीचे जाकर देखना होगा। इप्शिता सीढ़ियों से नीचे उतरी। इप्शिता को आते देख अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। इप्शिता चुपचाप हॉल में आकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने कहा, हेलो इप्शिता। इप्शिता ने कोई जवाब नहीं दिया और हैरानी से उसके चेहरे को देखने लगी। उसे अंदाजा नहीं था कि अभिमन्यु इस समय वहां आ सकता है। इप्शिता के माँ बाप प्यार से अभिमन्यु से बात कर रहे थे। जैसे ही इप्शिता वहां आई, अभिमन्यु अपनी जगह से उठा और इप्शिता की तरफ बढ़ने लगा। इप्शिता ने हैरानी से कहा, मिस्टर अभिमन्यु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभिमन्यु ने इप्शिता की आंखों में देखते हुए कहा, इप्शिता, अच्छा हुआ आप आ गईं। असल में हम आपको यही बताने आए थे कि आप अपनी पैकिंग कर लीजिए। हमने फ्लाइट बुक कर ली है। कल आप हमारे साथ मुंबई अपने एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर इप्शिता हैरानी से अभिमन्यु को देखने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने धीरे से सिर हिलाते हुए पूछा, क्या कहा आपने? पैकिंग? मुंबई? क्या हमने ठीक सुना है या फिर? अभिमन्यु ने फिर से कहा, हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने इप्शिता, आप हमारे साथ मुंबई जा रही हैं। इससे पहले इप्शिता कुछ बोल पाती, इप्शिता के पिता ने अभिमन्यु की तरफ गंभीरता से देखते हुए कहा, कुंवर सा, हम सिर्फ आपकी जिम्मेदारी पर ही इप्शिता को आपके साथ मुंबई भेज रहे हैं, वरना हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इप्शिता इस समय कहीं बाहर जाए। शादी में ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर कोई ऊंच नीच हुई तो हम रानी सा को क्या जवाब देंगे? इसलिए इप्शिता का ध्यान रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। इप्शिता के पिता अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि अभिमन्यु ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, कुंवर सा, हमें आप पर पूरा यकीन है। आप अगर इप्शिता के साथ रहेंगे तो इप्शिता को कुछ नहीं होगा। हम इस बात को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हैं। और वैसे भी अब इप्शिता आपकी होने वाली पत्नी और राजवंश परिवार की बहू है। हमसे ज्यादा आपको इप्शिता की फिक्र होगी। अभिमन्यु ने धीरे से सिर हिलाया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उदय ऑफिस से लौटकर आया। उदय ने अभिमन्यु को वहां खड़ा देखकर हैरान होते हुए पूछा, कुंवर सा, आप यहाँ इस समय, सब ठीक तो है ना? उदय इप्शिता की तरफ देख रहा था जो एक्सप्रेशनलेस खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी नजर आ रही थी। ये देखकर उदय समझ गया कि यहाँ कुछ बात हो रही है, इसलिए उसने सीधे पूछ लिया। अभिमन्यु ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, कैसे हैं आप उदयवीर? उदय ने अभिमन्यु से हाथ मिलाते हुए कहा, हम तो अच्छे हैं, लेकिन आपको इस समय यहाँ देखकर थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं।
अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम एक्चुअली यहाँ इप्शिता से ये कहने आए थे कि वो अपनी पैकिंग कर ले। हम इप्शिता को उनके एग्जाम के लिए मुंबई ले जा रहे हैं। ये बात सुनते ही उदय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से पूछा, क्या सच में आप ईशी को उसके एग्जाम दिलाने ले जा रहे हैं? अभिमन्यु ने सिर हिलाया और उदय खुश होते हुए बोला, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने मेरी ईशी को कितनी बड़ी खुशी दी है। उदय इप्शिता की तरफ देखने लगा, जो अभी भी चुपचाप खड़ी थी। अभिमन्यु ने उदयवीर की बात सुनकर इप्शिता की तरफ देखना शुरू कर दिया। उदय इप्शिता के एग्जाम के लिए जाने की बात सुनकर बहुत खुश हो गया था। उसने अभिमन्यु से ग्रेटफुली बात की। उदय अभिमन्यु से बात ही कर रहा था कि इप्शिता की माँ ने कहा, हम सब डिनर करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। अभिमन्यु ने मना करते हुए कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन अभी हमें चलना होगा। रही बात डिनर की, तो वो हम किसी और दिन करेंगे। हमें घर जाकर अपनी भी पैकिंग करनी है और माँ से भी कुछ बात करनी है। वो माँ हमारे बिना डिनर नहीं करती, इसलिए हम चलते हैं। ये बात सुनकर इप्शिता के माँ बाप ने कुछ नहीं कहा। जाने से पहले अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखते हुए कहा, इप्शिता, हमारी फ्लाइट कल रात 8 बजे की है। आई होप आप लेट नहीं होगी। उदय ने इप्शिता की तरफ से जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम खुद ईशी को छोड़ने एयरपोर्ट आएंगे। अभिमन्यु कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से निकल गया। इप्शिता अभिमन्यु को जाते हुए देख रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो उदय की तरफ देखने लगी। उदय इप्शिता के बगल में आकर उसे हल्का सा गले लगाते हुए बोला, ईशी, हमें यकीन नहीं हो रहा, कुंवर साह ने आपके लिए माँ बाप से बात की और वो आपको एग्जाम दिलाने के लिए ले जा रहे हैं। इप्शिता ने उदय की तरफ देखते हुए कहा, उदय भाई, मुझे पिंच करिए। मुझे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कि जो कुछ भी मैंने सुना और यहाँ जो कुछ हुआ वो सब सच था। माँ बाप सच में उनके कहने पर मान गए। मुझे उनके साथ भेजने और मेरे एग्जाम देने जाने में अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही दूसरे शहर भेजने में। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 54। उदय ने इप्शिता के बगल में आकर उसे साइड हग करते हुए कहा, वाओ ईशी, हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि कुंवर साहब ने आपके लिए मम्मी पापा से बात की और वे आपको एग्जाम दिलाने के लिए ले जा रहे हैं। इप्शिता ने उदय की तरफ देखते हुए कहा, उदय भाई, हमें पिंच करिए ना। हमें भी अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कि जो कुछ भी हमने सुना और यहाँ पर जो कुछ हुआ वो सब सच था। मम्मी पापा सच में उनके कहने पर मान गए, हमें उनके साथ भेजने के लिए भी तैयार हो गए और हमारे एग्जाम देने जाने में भी अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही दूसरे शहर भेजने में। उदय ने इप्शिता की बात सुनकर उसके हाथ पर धीरे से पिंच किया। इप्शिता खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ, ये सच है, हम सच में अपना एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। नहीं तो हमें लगा था कि शादी तक हम यहीं पर ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। इप्शिता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उदय भी उसे देखकर खुश हो गया। इप्शिता ने आज न जाने कितने दिनों के बाद पूरी फैमिली के साथ खुशी खुशी डिनर किया और वो अपनी पैकिंग करने के लिए सीधे अपने बेडरूम में चली गई। इप्शिता बहुत खुश थी। उसने जल्दी जल्दी अपने कुछ कपड़े, जरूरी सामान और सारी बुक्स पैक की। सारा सामान पैक करने के बाद उसने जल्दी से अपना मोबाइल फोन उठाते हुए कहा, नंदिनी से बात करके उसे बता देती हूँ कि मैं एग्जाम देने जा रही हूँ। वो सच में ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। इप्शिता जल्दी से अपने बेड पर बैठी और उसने अपना मोबाइल फोन उठाकर नंदिनी को कॉल किया। नंदिनी ने तुरंत उसका कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो ईशू, तू ठीक है ना? इतनी रात में कॉल कर रही है? इप्शिता ने घड़ी की तरफ नजर घुमाई। पैकिंग करते हुए उसने काफी समय बिता दिया था। अभी रात के 10:30 बज रहे थे। अपने हिसाब से एक्साइटमेंट में उसने काफी जल्दी सारी पैकिंग पूरी कर ली थी। इसलिए इप्शिता नंदिनी की बात को इग्नोर करते हुए बोली, अरे तुम ये सब छोड़ो नंदिनी, हमारे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। हमसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए हमने तुरंत तुम्हें कॉल कर लिया। तुम्हें पता है क्या हुआ? नंदिनी इप्शिता को इतनी ज्यादा एक्साइटेड और खुश देखकर बोली, क्या बात है? तेरी एक्साइटमेंट देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी चीज हो गई है। कहीं तूने किसी भूत प्रेत को तो नहीं देख लिया? इप्शिता ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसी बातें करती हो तुम भी? भूत प्रेत को देखकर भला हम इतने खुश होंगे क्या?
नंदिनी ने जैसे उसकी बात सुनी, उसकी क्यूरियोसिटी भी थोड़ी बढ़ने लगी और उसने कहा, अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, जल्दी बताओ क्या हुआ है। तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तुम जल्दी से मुझे वो गुड न्यूज़ दो ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। इप्शिता ने तुरंत ही उसे बताया, अभिमन्यु ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। वो हमें लेकर मुंबई आ रहे हैं। तुम्हारे साथ हम भी अब अपना एग्जाम दे पाएंगे। जैसे ही नंदिनी ये बात सुनी, वो बिल्कुल शॉक हो गई और उसने हैरानी से पूछा, क्या क्या कहा तुमने? अभिमन्यु जीजू ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया? वो तुम्हें लेकर एग्जाम दिलाने आ रहे हैं? इप्शिता ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, हमें भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सच में हमारी कल रात की फ्लाइट है और उन्होंने अपने घर में भी बात की और यहाँ आकर मम्मी पापा से भी परमिशन ली। तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात, मम्मी पापा ने उनकी बात टाली नहीं। उन्होंने जैसे ही कहा कि इप्शिता हमारे साथ मुंबई जाएगी, मम्मी पापा रेडी हो गए। नंदिनी ने इप्शिता की बात सुनकर कहा, हाँ, भला वे क्यों मना करेंगे जब उनका होने वाला दामाद ही उनकी बेटी को एग्जाम दिलाने के लिए ले जाने के लिए कहेगा तो। इप्शिता ने खुश होते हुए कहा, हाँ, हमने भी यही बात बताने के लिए तुम्हें कॉल किया था। नंदिनी ने इप्शिता को इतना खुश देखकर कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपनी सारी पैकिंग अच्छे से कर लो और कुछ भी भूलना मत और जल्दी से आओ। अब तो मुझे भी इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि शायद मुझे रात भर नींद ही ना आए। मैं तेरा वेट करूंगी। और हाँ, आज आराम से सो लेना तुम, वरना कल ट्रैवल करने में थक जाओगी। इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओह थैंक्स फॉर द टिप्स। और हमें पता था तुम हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगी, इसीलिए हमने सबसे पहले तुम्हें बताया। अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब हमसे कल मिलते हैं। इप्शिता की इन बातों पर नंदिनी ने भी हामी भरी और उसने कॉल काट दिया। इप्शिता काफी ज्यादा खुश थी और वो अपने बचे हुए सामान को जल्दी जल्दी पैक करने लगी। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर शहर का ही दूसरा हिस्सा, राणावत राज परिवार की पुश्तैनी हवेली का डाइनिंग एरिया। डाइनिंग टेबल पर अर्पिता अपनी सास ससुर और जयराज के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। अर्पिता की सास ने अर्पिता को घूरते हुए कहा, अर्पिता, हमें आपसे ये पूछना था कि आप हमें हमारे राणावत राज परिवार के वारिस से कब मिलवा रही हैं? आपकी शादी को 2 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक आपने हमें एक खुशखबरी नहीं सुनाई। कब से हम सब ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अब शायद आप हमें हमारे पोते का मुंह दिखाएंगी, लेकिन आपको तो जैसे हमारे राज परिवार की कोई फिक्र ही नहीं है। हम कितनी उम्मीद के साथ आपको राणावत राज परिवार की बहू बनाकर लाए थे, लेकिन आपने तो हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अर्पिता, जो अभी तक चुपचाप बैठकर खाना खा रही थी, उसने जैसे ही अपनी सासू माँ की ये जली कटी बातें सुनी, वो खाते खाते रुक गई और उसने अपनी नजरें उठाकर जयराज की तरफ देखने लगी। जयराज चुपचाप खाना खा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने अपनी माँ की बातें सुनी ही नहीं। वो चुपचाप खाना खाने में लगा हुआ था। अर्पिता जयराज की तरफ बड़ी ही उम्मीद के साथ देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद जयराज आज कुछ तो बोलेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। अर्पिता ने अपनी सास की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। तब जयराज की माँ ने अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, अर्पिता, आप हमारी बात सुन रही हैं ना? हम कुछ कह रहे हैं। अर्पिता ने धीरे से बस अपना सिर हिलाया और वो खाना छोड़कर उठ गई और वहां से सीधे अपने कमरे में चली गई। अर्पिता ने अपना सिर पकड़ा और वो रोते हुए बोली, हमें समझ में नहीं आता, सब लोग एक ही बात को लेकर हमें बार बार ताने क्यों मारते रहते हैं। अर्पिता अपनी सास की बातें सोच सोचकर रो रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो अपने बेड पर अपने घुटनों को मोड़कर बैठी हुई थी और घुटने पर अपना सिर रखकर बस रोती ही जा रही थी। रोते रोते अर्पिता की आंखें सूज गईं और उसने अपने आंसुओं को पोंछा। उसकी आंखें दर्द कर रही थीं। कुछ देर बाद कमरे का गेट खुला और जयराज कमरे के अंदर आया। उसने अर्पिता को रोते हुए देखा, लेकिन उसने उसे ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे मानो उसे कमरे में दिख ही नहीं रही हो। वो चुपचाप जाकर बेड की अपनी साइड पर बड़े ही आराम से बैठ गया। अर्पिता उसे इस तरह आराम से बेड पर बैठा देखकर अपने मन में बोली, हमें तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या सच में इन सारी चीजों में हमारी ही गलती होती है, जो हमें सबसे बार बार एक ही चीज के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। और जयराज जी तो बिल्कुल आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उन पर तो इस बात का जरा भी असर नहीं होता। यहाँ तक कि वो तो हमें रोते देखकर भी ये नहीं पूछते कि आखिर हम रो क्यों रहे हैं। अर्पिता को खुद से जितनी भी शिकायतें थीं, वो सब वो मन में ही बोल रही थी।
थी, क्योंकि वो जानती थी कि जयराज से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो यही सोचकर दोबारा रोने लगी। उसे रोते देखकर जयराज ने अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। वो बुरी तरह से रो रही थी। उसकी सिसकियां बढ़ गई थीं और उसकी आंखें लगभग पूरी तरह से लाल नजर आ रही थीं। जयराज ने अर्पिता को देखकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? चुपचाप सो जाओ, हम तुम्हारा कोई रोना धोना देखने वाले नहीं हैं, समझी तुम? अर्पिता ने जयराज के मुंह से ये बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, आप हमारे पति हैं, हम किस लिए रो रहे हैं? आप एक बार रीजन भी नहीं पूछेंगे? जयराज ने उसकी बात सुनकर ऐसे बिहेव किया जैसे मानो वो उसकी बात से काफी ज्यादा इरिटेट हो गया हो। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, नहीं पूछना हमें आपसे कुछ भी। आप तो वैसे भी छोटी छोटी चीजों को लेकर रोने लग जाती हो, सिर्फ और सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए। जयराज बोल ही रहा था कि अर्पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, छोटी छोटी सी बात है ये आपके लिए? आपकी माँ बार बार हमें बच्चा ना होने के लिए ताना मारती हैं और ये आपके लिए छोटी सी बात है? आपको पता है ये बात हमें किस तरह से हर्ट करती है? हम लोग उनको कोई जवाब भी नहीं दे पाते क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या कहें उनसे कि हमारे पति ही अब हमारे करीब ही नहीं आते हैं, तो हम उन्हें पोते पोती कहाँ से देंगे? कभी सोचा है आपने, जब लोग हमसे बार बार एक ही सवाल पूछते हैं तो हमारे दिल पर क्या बीतती होगी? कभी नहीं सोचा आपने, और हम सिर्फ आपकी इज्जत बचाने के लिए हर बार चुप रह जाते हैं। नहीं समझ में आता हम उन लोगों से क्या कहें। अगर हम उनसे ये बोलेंगे कि हमारे पति हमें प्यार करना तो दूर की बात है, हमारी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते, तो क्या सोचेंगे लोग आपके बारे में? ये सोचा है आपने? अर्पिता के इस तरह बोलने पर जयराज उसे गुस्से से घूरते हुए देखने लगा और उसने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? अर्पिता ने एकदम सीरियस होकर कहा, आप हमारे कहने का मतलब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। अगर हम बच्चे के लिए ट्राई ही नहीं करेंगे तो कैसे कंसीव कर पाएंगे हम दोनों को ही अपनी सारे मनमुटाव साइड में रखने होंगे, तभी हम अपनी फैमिली आगे बढ़ा सकते हैं और आपके राज परिवार को वारिस दे सकते हैं। पिछले 2 सालों में आज पहली बार ही अर्पिता ने एकदम सीधी तरह से इस बारे में कोई बात की थी। इसीलिए जयराज काफी हैरान रह गया, क्योंकि शायद उसे अर्पिता के इतना ज्यादा बोल्ड होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसकी भी सहन शक्ति अब जवाब दे गई थी। आखिर बेवजह वो भी कितने ताने सुनती। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अर्पिता के ऐसे बोलने पर जयराज उसे गुस्से से घूरने लगा। आंखें दिखाते हुए उसने कहा, क्या मतलब है आपका? अर्पिता ने गंभीर होकर कहा, आप हमारे कहने का मतलब जानते हैं। बच्चे के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे कंसीव करेंगे? दोनों को मनमुटाव भुलाना होगा, तभी परिवार आगे बढ़ा सकते हैं और आपके राज परिवार को वारिस दे सकते हैं। पिछले 2 सालों में आज पहली बार अर्पिता ने सीधे इस बारे में बात की थी। जयराज हैरान रह गया। शायद उसे अर्पिता का इतना बोल्ड होना उम्मीद नहीं था, लेकिन उसकी भी सहन शक्ति जवाब दे गई थी। आखिर वो बेवजह कितने ताने सुनेगी? जयराज ने गुस्से से कहा, तुम ऐसे बोल रही हो जैसे हमने पहले कभी बच्चों के लिए कोशिश नहीं की। कितनी बार कोशिश की है, लेकिन कमी तुम्हारे अंदर है, तो हम क्या करें? हमें नहीं लगता कि ये संभव है, और बार बार कोशिश करने से भी तुम कभी गर्भवती हो पाओगी। जयराज की बात सुनकर अर्पिता की धड़कनें रुक सी गईं। हैरानी से जयराज की तरफ देखते हुए उसने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें भगवान पर भरोसा है, जल्दी ही गुड न्यूज़ मिलेगी, लेकिन प्लीज आप ऐसे हार मत मानिए। ये कहकर अर्पिता ने अपना गुस्सा शांत किया और जयराज का हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज हमारे खातिर एक बार कोशिश करिए, प्लीज। ये कहकर अर्पिता जयराज के गले लग गई। जयराज ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अर्पिता के कंधे पर रखकर उसे दूर धकेलते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या कर रही हो? दूर हटो, हमें तुम पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी, समझी? इसलिए इस तरह बार बार हमारे करीब आने की कोशिश मत किया करो। हम तुमसे कितनी बार बोल चुके हैं, हमें अब तुम में 1% का भी इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ जाओ। ये कहकर जयराज कमरे से बाहर जाने लगा,
लेकिन अर्पिता उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसे रोकते हुए बोली, जब आपको हम में इंटरेस्ट ही नहीं था तो फिर आपने हमसे शादी क्यों की? मना कर देते, क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद की और छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों हमें अभी भी इस जबरदस्ती के रिश्ते में बांध कर रखा है? अर्पिता की बात सुनकर जयराज को गुस्सा आया। उसने अर्पिता को घूरते हुए कहा, जस्ट शट अप, हमारे रास्ते से हटो, हमें तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। अर्पिता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं हटेंगे, आज आपको हमारे सारे सवालों का जवाब देना ही होगा, और अगर आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो चलिए अभी के अभी अपनी मम्मी से बात करिए और उन्हें बताइए कि आप ही हमारा साथ नहीं देते, हम भला अकेले ही क्यों सबके ताने सुने। अर्पिता की बात सुनकर जयराज उसके करीब आया और उसने अर्पिता का गला दबोचते हुए कहा, आजकल तुम्हारी जुबान ज्यादा ही चलने लगी है, भूल जाती हो क्या? हमने ये शादी सिर्फ अपने घर वालों के लिए की थी। हमें शादी वाले दिन से ही तुम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ना ही तुम पसंद थी। और रही बात अभी तुम्हारे साथ रहने की, तो हम सिर्फ तुम्हारे घर वालों की वजह से चुप हैं, वरना कब का हमने तुम्हें छोड़। इतना बोलते बोलते जयराज चुप हो गया। तभी अर्पिता रोते हुए बोली, चुप क्यों हो गए? बोलिए ना, जो भी आपके मन में है आज बोल दीजिए। जयराज बोलने जा ही रहा था कि उसने खुद को रोकते हुए मन में कहा, अरे नहीं, ये हम क्या करने जा रहे थे? अगर हमने इन्हें ज्यादा दुखी कर दिया तो ये अपने भाई और माँ को ये सारी बातें ना बता दें, और अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि हम उनकी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं तो वो लोग तो हमें जिंदा गाड़ देंगे। उसे इस तरह सोचते देखकर अर्पिता ने कहा, क्यों रुक गए, बताइए। अर्पिता को बोलते देखकर जयराज ने गुस्से में दांत पीसते हुए उसकी तरफ देखा। उसने उसके कंधों को कसकर झकझोर दिया और उसे बेड की तरफ धक्का दे दिया और खुद कमरे से बाहर चला गया। अर्पिता वहीं बेड पर गिर गई और तकिया पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वो वहीं सो गई। अगले दिन सुबह मासा राजमहल के डाइनिंग एरिया में अभिमन्यु के साथ नाश्ता कर रही थीं। तभी उन्होंने अभिमन्यु से पूछा, अभिमन्यु, आपने अपनी फ्लाइट बुक कर ली है ना, और इप्शिता आपके साथ ही जाएगी ना? अभिमन्यु ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ माँ, आज रात की ही फ्लाइट है और इप्शिता हमारे साथ ही जाएंगी। मासा ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, तो इन 8-10 दिनों का काम और आपने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है क्या? अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मासा, हमने अपनी जरूरी 2-3 मीटिंग शाम में शिफ्ट कर ली है। शाम तक अपना सारा काम खत्म कर लेंगे और उसके बाद सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। वहां इप्शिता उदयवीर के साथ आएंगे और हम उन्हें अपने साथ ही मुंबई ले जाएंगे और अपने साथ ही वापस लाएंगे। मासा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो सारी तैयारी पहले ही कर ली है आपने, हमें बताए बिना ही। अभिमन्यु को अपनी माँ की ये बात तारीफ से ज्यादा ताने की तरह लगी, इसलिए वो सफाई देते हुए बोला, अरे नहीं मासा, ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो आपको पहले ही बताया था ना, हम वैसे भी मुंबई वाले प्रोजेक्ट के लिए निकलने वाले थे, तो इस समय हमने अपना सारा शेड्यूल क्लियर रखा था ताकि मुंबई जाकर हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो और हम काम पर फोकस कर पाएं। अभिमन्यु की बात सुनकर उसकी माँ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, हमें याद है ये बताया था आपने, और ये बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन है आपका, हमें आपसे यही उम्मीद थी। और हाँ, याद रखिएगा अभिमन्यु, वो आपकी होने वाली पत्नी है, आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा। ध्यान रखिएगा कि उन्हें किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभिमन्यु ने धीरे से नजर नीचे झुकाते हुए कहा, मासा, हम आपकी बात समझ रहे हैं, हम उनके साथ ही रहेंगे और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे, हम उन्हें अपने साथ ही रखेंगे, और हमने अगर उनके पापा से उनकी जिम्मेदारी ली है तो हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। मासा ने अभिमन्यु के हाथ पर हाथ थपथपाते हुए कहा, हमें आपसे यही उम्मीद है। नाश्ता खत्म करने के बाद अभिमन्यु सीधे घर से अपना सामान लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। जैसा कि मासा से कहा था, उसने अपनी सारी मीटिंग्स शाम होने से पहले ही खत्म कर ली थी और बाकी सारा काम अपनी कंपनी के मैनेजर्स को समझा दिया था। वो फ्लाइट के समय से 1 घंटा पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गया था। उसने देखा कि उदय इप्शिता को लेकर पहले से ही एयरपोर्ट पर मौजूद था। इप्शिता ने ब्लैक कलर की डेनिम जीन्स, लाइट पिंक कलर का क्रॉप टॉप और एक लॉन्ग जैकेट पहना हुआ था। उसने अपने बाल खुले रखे थे और हल्का एयरपोर्ट लुक वाला मेकअप किया था। सनग्लासेस उसके सिर पर लगे हुए थे। इप्शिता उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। एग्जाम देने जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो नजर आ रहा था। उदय भी उसे इस तरह खुश देखकर बहुत खुश था।
वो दोनों भाई बहन अभिमन्यु के आने का इंतजार करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। अभिमन्यु जैसे ही वेटिंग रूम में पहुंचा, उसके मैनेजर्स उसके टिकट और चेक इन का प्रोसेस करवाने लगे। अभिमन्यु उदय और इप्सिता के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, हमें लगा शायद हमें आप लोगों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग तो पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। उदय अभिमन्यु की आवाज सुनकर उसकी तरफ पलटकर देखते हुए बोला, कुंवर सा, अब क्या बताऊं, मेरी इशी तो अपने एग्जाम देने की खुशी में इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि इसने तो हमें शाम के 5 बजे से ही कॉल करना शुरू कर दिया था, और हम इसकी वजह से अपना काम भी जल्दी जल्दी खत्म करके आए हैं। इप्सिता उदय का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में बोली, भाई ये सब क्या बोल रहे हैं आप? उदय वीर ने कहा, सच ही तो बोल रहे हैं। उदय अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, खैर चलिए, फ्लाइट का समय होने वाला है, हमें चेक इन करना चाहिए। इप्सिता ने सिर हिलाया। अभिमन्यु ने कहा, आपका सामान? उदय ने कहा, पहले ही इशी का सामान हमने लगेज एरिया में पहुंचा दिया है। अभिमन्यु उदय की बात सुनकर ज्यादा कुछ नहीं बोला। तभी उदयवीर ने कहा, कुंवर सा, मेरी इशी का ध्यान रखिएगा। वैसे हम जानते हैं हमें बात कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने भाई होने का फर्ज अदा करेंगे हम, और आपसे ये बात जरूर बोलेंगे कि प्लीज मेरी इशी का ध्यान रखिएगा। अभिमन्यु ने उदय के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, बेफिक्र रहिए आप उदयवीर, इप्सिता अब से हमारी जिम्मेदारी है। इप्सिता, जो अभी तक अभिमन्यु के बगल में चल रही थी, अभिमन्यु की बात सुनकर चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। जिस तरह से सब अभिमन्यु से उसका ध्यान रखने के लिए कह रहे थे, इप्सिता को वो चीज़ अजीब लग रही थी। वो तो हॉस्टल में इतने दिन अकेले भी रही है और खुद भी अपना ध्यान रख सकती है, लेकिन फिर भी सब इस तरह अभिमन्यु को बार बार ये बात याद दिला रहे थे, जैसे कि इप्सिता उसका कोई कीमती सामान हो और वो उसे लेकर जाएगा तो रास्ते में या फिर वहाँ दूसरे शहर में खो देगा। इसीलिए सब उसे संभाल कर रखने की हिदायत दे रहे थे। इप्सिता को ये सब कुछ काफी गुस्सा दिलाने वाला लगा, लेकिन जिस तरह से अभिमन्यु सिचुएशन को हैंडल कर रहा था, वो उसे काफी प्रभावशाली लगा। उसने सबको मुस्कुराकर हाँ में ही जवाब दिया था। क्रमशः